हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे सेट वाइज। दोस्तों अगर इसके बेसिक पेपर पैटर्न की बात की जाए, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या कांस्टेबल हो, दोनों में ही 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो अगर आप दोनों में से कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोनों का ही जो सिलेबस है लगभग सेम है, बस थोड़ा सा दोस्तों लेवल अप डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम्स में जीके का अच्छा खासा वेटेज होता है, यानी कि 50 क्वेश्चन होते हैं और इसी से हमारी कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। और दोस्तों यही क्वेश्चंस होते हैं जिनमें टाइम भी हमें कम लगता है। तो दोस्तों जीके की हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं ताकि उनको अच्छे से हम लोग एनालाइज कर सकें और हमारे काफ़ी क्वेश्चंस कवर भी हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम लोग। दोस्तों आज की वीडियो है 20 जनवरी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, उसके क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं स्टार्टिंग से सारी वीडियोस। मैंने कांस्टेबल और एसआई की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को सेव कर लें और सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से देख लें, समझ लें और एनालाइज कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाफर वक्र कर की औसत दर का से संबंध प्रदर्शित करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सरकार को कुल कर राजस्व। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या कवर करने से हमें ये भी फ़ायदा है कि हमारे उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक से रिलेटेड कई की पॉइंट्स कवर हो जाते हैं जो शायद हम कितनी भी थ्योरी पढ़ लें कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। तो इसमें हम जो पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाफर वक्र आपूर्ति पक्ष के अमेरिकी अर्थशास्त्री आर्थर लाफर ने वर्ष 1974 में बेल वक्र विश्लेषण विकसित किया था, जिसे लाफर वक्र के नाम से जाना जाता है। यह कर दरों और सरकारों द्वारा एकत्रित कुल कर राजस्व की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि कर की दरें 0% है तो सरकार को शून्य राजस्व प्राप्त होता है। इसी तरह यदि कर की दरें 100% हैं तो लोग काम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वे जो कुछ अर्जित करेंगे वह सरकार के पास चला जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट, जिसे पोल जंपिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक ट्रैक और फील्ड इवेंट है जिसमें एक एथलीट कूदने में सहायता के रूप में एक लंबे और लचीले पोल का उपयोग करता है, जो आमतौर पर ग्लास फाइबर या कार्बन फाइबर से बना होता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1998 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों भारतीय बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला बैंक था, वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चल निधि समायोजन सुविधा वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक ब्रशलेस या एरोसोल प्रकार का कोलाइड है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कोहरा। सूक्ष्म ठोस कणों अथवा बूंदों की हवा या किसी अन्य गैस में स्लैश मिश्रण को ब्रशलेस को वायुमंडलीय ब्रशलेस कहा जाता है। धुंध, धूल, कोहरा ब्रशलेस कोलाइड के उदाहरण हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, महाभाष्य पुस्तक पतंजलि जी ने लिखी थी। महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि हैं और यह पतंजलि द्वारा लिखित एक टीका है जो पाणिनि के अष्टाध्यायी और कात्यायन के वक्त के कुछ चुने हुए सूत्रों पर लिखित है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण और निरुक्त पर चर्चा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर उतरा था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कालीकट में। पुर्तगाली समुद्री यात्री वास्को डी गामा सन 1498 को भारत के
कालीकट नामक स्थान पर उतरा था। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और गौरतलब है कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया और कोच्चि के राजा से व्यापार करने का समझौता किया और इसके तहत मसालों का कारोबार करने की संधि हुई। 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत पहुंचा और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह क्या कहलाएगी? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नम्य। यदि कोई वस्तु को तारों में ढाला जा सकता है तो दोस्तों वो वस्तु नम्य होगी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तार और केबल के द्वारा ही इलेक्ट्रिकल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह नम्य वस्तु कहलाती है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? दोस्तों आपकी जीएस काफ़ी वीक है और मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है और आपको जीएस को लेकर टेंशन हो रही है, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक आरआरबी की प्रीवियस ईयर बुक स्टार्ट की है जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स अभी तक हो चुके हैं वो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे जिनसे अभी तक आरआरबी ने क्वेश्चन पूछे, ताकि आपको जीएस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो सके। अगर चैप्टर वाइज करेंगे तो दोस्तों वो चैप्टर भी हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही हम ये भी समझ पाएंगे कि कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आरआरबी क्या पूछती है, कैसे फैक्ट हमें समझने हैं, कौन से चैप्टर पे हमें ध्यान ज़्यादा देना है, कौन से चैप्टर में कम ध्यान दे के भी हम नंबर अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। दमन और दीव की सीमा रेखा दोस्तों किस भारतीय राज्य से मिलती है? तो ये गुजरात से मिलती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है जो गुजरात राज्य के निकट स्थित है। गौरतलब है कि वर्ष 1961 से 1987 तक दमन दीव गोवा केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा था, परंतु 1987 में जब गोवा राज्य बना तो इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्ष 2020 में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव बनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाक्यार कूथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल। चाक्यार कूथु दोस्तों केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। दोस्तों आपको सभी राज्यों की जो लोक नृत्य हैं वो अच्छे से समझने हैं, क्योंकि ज़्यादातर हर सेट में हम लोगों ने ये एनालाइज किया है कि लोक नृत्य जरूर पूछे गए हैं। लोक नृत्य खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब आपको अच्छे से समझने हैं और पढ़ने हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चाक्यार कूथु केरल की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह मुख्य रूप से अत्यधिक परिष्कृत एकालाप का एक प्रकार है जिसमें कलाकार हिंदू महाकाव्य और पुराणों से कहानियों का वृत्तांत प्रस्तुत करता है और इस शैली में नर्तक चेहरे के विभिन्न भावों और इशारों के माध्यम से कहानी सुनाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम। पहला संसदीय फोरम वर्ष 2005 में जल संरक्षण और प्रबंधन पर गठित किया गया था और इसके बाद 7 और संसदीय मंचों का गठन किया गया था। वर्तमान में 8 संसदीय मंच फोरम जो क्रमशः हैं जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच 2005 में बना था दोस्तों। उसके बाद युवाओं पर संसदीय मंच 2006, बच्चों पर संसदीय मंच 2006, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर संसदीय मंच 2008, आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम 2011, कारीगरों और शिल्प लोगों पर संसदीय मंच 2013 और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों पर संसदीय मंच दोस्तों 2013 में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को द्वारा शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है और इसकी स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी
और यह दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम द्वारा शासित है। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण के लिए संथानम समिति के सुझावों पर की गई थी। वर्तमान में यह भारत सरकार के कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अब दोस्तों चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग व्याख्या जब कवर करते हैं तो हमारे इससे कितने क्वेश्चन, एक तो सबसे पहले कि हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये कैसी एजेंसी है, तो ये अन्वेषण एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है दोस्तों, वो भी हमने इसमें कवर कर लिया, जैसे कि स्थापना वर्ष 1963 है। और दोस्तों ये किस अधिनियम में द्वारा शासित है, या ये किस समिति के सुझाव के द्वारा ये लाई गई थी, और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इससे हमारे 4-5 क्वेश्चन जो पूछे ही जाते हैं वो हमारे कवर हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 100 दिनों का रोजगार भत्ता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय रोजगार योजना, जिसे नरेगा बोलते थे, जो विश्व का सबसे बड़ा काम गारंटी कार्यक्रम को 5 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया था, जिसको 2 फरवरी 2006 को लागू कर दिया गया था। यद्यपि नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया, और यह वैधानिक न्यूनतम मजदूरी को सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संथानम समिति। भारत सरकार ने वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBSE की स्थापना की, और इस आयोग की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। केंद्रीय सतर्कता समिति की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्र सरकार को सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये 2009 का सेट है, 2019 का सेट है, तो 2019 के हिसाब से जो करंट अफेयर बन रहा था वो पूछा गया है। तो 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में संपन्न हुआ, और इस आयोजन में चीन ने 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य पदक सहित कुल 289 पदक के साथ लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा। और दोस्तों अभी हाल ही का 19वें एशियाई खेल 2022 जो कि 2023 में संपन्न हुए हैं, चीन में आयोजित किया गया था, जिसे चीन 383 पदक के साथ पदक सूची में प्रथम स्थान, और भारत 107 पदकों यानी कि 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ चतुर्थ स्थान पर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान या वृहत वाहन कहलाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महायान। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध का जन्म लगभग 566 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में नेपाल में है, के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। गौरतलब है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 पंथों में बंट गया, जो हीनयान और महायान नाम से जाने जाते हैं। जहां हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं, वहीं महायान मूर्ति पूजा और मंत्रों में विश्वास करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, XX। मानव के प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़ा जो लिंग गुणसूत्र कहलाता है द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का लिंग गुणसूत्र दोस्तों XY होता है। मानव में लिंग निर्धारण नर के लिंग गुणसूत्रों के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है।
तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 वर्ष। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता और 2 सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष या पद ग्रहण करने वाले के 65 वर्ष आयु प्राप्त करने तक होता है, यानी कि दोनों में से जो भी दोस्तों पहले होता है उसी आयु तक पद ग्रहण किया जाता है। यानी कि अगर पहले 4 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो 4 वर्षों में पद खाली हो जाता है, और अगर पहले आपकी 65 वर्ष की आयु हो जाती है तो भी आपकी रिटायरमेंट हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का कान की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 के हर्ट्ज तक की ध्वनि नहीं सुन सकता है। ध्वनि तरंगे एक प्रकार के अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और उनकी अनुभूति मानव कान के द्वारा होती है और इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे मानव कान सुन नहीं सकता है, तथा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को भी मानव कान नहीं सुन सकता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गुजरात का। दोस्तों बाकी के भी राज्य और उनके लोक नृत्य देख लेते हैं, जैसे कि पंजाब का लोक नृत्य है झूमर, राजस्थान का है घूमर, और गुजरात का है डांडिया, और महाराष्ट्र का है लावड़ी। दोस्तों झूमर और घूमर एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें आप लोग कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिएगा। पंजाब का है झूमर और राजस्थान का है घूमर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, और इस आयोग में एक अध्यक्ष व 5 सदस्य पूर्णकालिक तथा 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही बन सकता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों या 70 वर्षों की उम्र जो भी पहले हो तब तक होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन को लेके कभी भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में। दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, वॉली। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक व्यायाम शामिल है, जिसमें संतुलन शक्ति, लचीलापन, चपलता, समन्वय, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। फ्रेडरिक लुडविन को जिम्नास्टिक का पिता माना जाता है। जिम्नास्टिक से संबंधित शब्द दोस्तों इस प्रकार हैं, राउंड ऑफ, कॉर्टव्हील, हैंड स्टैंड आदि। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा दोस्तों हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में एक पहाड़ी दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, रियो ओलंपिक 2016 में PV सिंधु ने कौन सा पदक प्राप्त किया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रजत। दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था उस समय का, और अगर अभी हाल ही की बात कर ली जाए तो वर्ष 2020 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल को वर्ष 2021 में टोक्यो में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी, तो दोस्तों मुगल चित्रकला, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मतलब कई बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, और उसने हेरात के आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। जहांगीर के समय में प्रमुख चित्रकारों में फारूक, बेग, दौलत, मनोहर, विशनदास, मंसूर एवं अबुल हसन थे।
गौरतलब है कि जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।